जब मेरे बेटे सुरेश ने मुझसे कहा, मुझे खुशी है कि पापा ने तुम्हें धोखा दिया, उन्हें तुमसे कोई बेहतर मिल गई होगी, तो मैंने बस जवाब दिया, तुम सही हो बेटे, और मैं बाहर चली गई। फिर मैंने सिर्फ एक कॉल की। अगले दिन उसने मुझे 28 बार फ़ोन किया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम है मीना पांडे। मैं 62 साल की हूँ। मैं पुणे के थेरगांव इलाके में रहती हूँ। आज से 3 साल पहले तक मैं एक आम गृहिणी जैसी दिखती थी, जिसके पति ने धोखा दिया और जिसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मगर असलियत कुछ और थी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर क्वालिटी कंट्रोलर के पद पर काम करती थी। पिछले 27 साल से इसी कंपनी में और कुल मिलाकर 29 साल से इसी फील्ड में। और जिस दिन मेरे बेटे ने मेरे साथ वह बात की, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अब चुप नहीं रहूँगी। अगर आप भी यह सुनना चाहते हैं कि मैंने अपनी इज्जत कैसे वापस ली, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि जिस औरत को वह बेबस समझ रहे थे, उसके पास 65 लाख से ज़्यादा की एफडी थी। उसके नाम पर 2 फ्लैट थे। उसके माता पिता ने शादी से पहले गिफ्ट किया था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास कॉरपोरेट वकीलों की एक पूरी टीम थी जो उसकी कंपनी के जरिए उससे जुड़ी थी। जब उन्हें यह सब पता चला, तब तक उनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी, शुरू से लेकर अंत तक। कैसे मैं हर अपमान चुपचाप सहती रही, कैसे मैंने हर धोखे को नोट किया है, और कैसे मैंने एक ही झटके में सब कुछ पलट दिया। मेरी शादी आज से पहले 29 साल पहले हुई थी प्रदीप पांडे के साथ। वो अभी 65 ईयर्स के हैं। उस समय वह छोटे से बिजनेसमैन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की सप्लाई करते थे। मैं उस वक्त 23 साल की थी और फार्मास्यूटिकल कंपनी में जूनियर क्वालिटी चेकर के पद पर काम करती थी। हमारी शादी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की शादी थी। 7 फेरे, 7 वचन और एक उम्मीद कि यह रिश्ता जिंदगी भर साथ निभाएगा। शुरू के कुछ साल अच्छे रहे। प्रदीप मेहनती थे, बिजनेस में लगे हुए थे। मैं भी अभी नौकरी करती थी और घर संभालती थी। 3 साल बाद मुझे सुरेश पैदा हुआ, मेरा बेटा, मेरी आंखों का तारा। जिस दिन उसे पहली बार गोद में लिया, मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। मैंने उसे पालने में, उसकी परवरिश में सब कुछ लगा दिया। मैं सुबह 6 बजे उठती, खाना बनाती, आदित्य को तैयार करती और फिर ऑफिस जाती। शाम को वापस आती और फिर किचन में सुरेश का होमवर्क करवाना, प्रदीप के लिए खाना गर्म करना, यह सब रोज का था। प्रदीप का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 10 साल में उनका काम अच्छा चल निकला। उन्होंने 2-3 लोगों को काम पर रखा, फिर एक छोटा सा ऑफिस खोला। मैं खुश थी, सोचती थी कि अब हमारी ज़िंदगी सेट हो गई है। मगर मुझे नहीं पता था कि जिस बिज़नेस को बढ़ाने में मेरी कमाई का भी हाथ लग रहा था, वही बिज़नेस एक दिन मेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। सुरेश बड़ा हो रहा था, वह पढ़ने में अच्छा था। मैंने उसे अच्छे स्कूल में डाला, ट्यूशन लगवाई। हर महीने मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा उसकी पढ़ाई में लग जाता था, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए वह सब कुछ था। प्रदीप भी अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। धीरे धीरे हमारे बीच बीच की बातचीत कम होती गई। वो ऑफिस के काम में इतने डूबते रहते कि घर में बस खाना खाने और सोने के लिए आते थे। मगर मैं समझती थी, मुझे लगता था कि वह परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं अपना काम करती रही। ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मुझे प्रमोशन मिले। मैं जूनियर सीनियर क्वालिटी कंट्रोलर बन गई। मेरी सैलरी बढ़ती चली गई। मगर घर में वही थी, अब एक आम गृहिणी जो चुपचाप संभाल लेती है। फिर सुरेश की पढ़ाई पूरी हुई, उसने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन किया।
उसे मुंबई की एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। बहुत खुश थी, मेरा बेटा सेटल हो रहा है। मगर तभी मेरी ज़िंदगी में तूफान आया। 5 साल पहले मुझे पहली बार शक हुआ कि प्रदीप के साथ कुछ गड़बड़ है। वो देर रात तक घर लौटने लगे। फ़ोन पर बात करते वक्त छुप कर बात करते। मैंने 1-2 बार पूछने की कोशिश की, मगर वो गुस्सा हो गए। कहते हैं, मेरे काम से मतलब रखो, मैं बिजनेस के लिए बाहर रहता हूँ। मैं चुप रही, मगर अंदर अंदर से मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। फिर एक दिन मुझे उनके फ़ोन में एक मैसेज दिखाई दिया। एक औरत का नाम था नीलम। जैसे बहुत ही प्राइवेट थे। दिल टूटा मेरा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तय किया कि पहले पूरी सच्चाई जान लूँगी। मैंने चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू किया। मुझे पता चला कि नीलम उनके ऑफिस में काम करती थी, अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट में। वो 32 साल की थी, तलाकशुदा थी और प्रदीप के साथ उसका अफेयर चल रहा था। मुझे सबूत मिल गए, फ़ोटो, मैसेज, सब कुछ। जिस दिन मैंने प्रदीप के सामने सच रखा, उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, बस साफ शब्दों में कहा, मेरा नीलम के साथ अफेयर है और मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 26 साल की शादी, एक बेटा, इतने सालों की मेहनत, सब कुछ खत्म हो रहा था। मगर प्रदीप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि नीलम से प्यार हो गया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने सुरेश को फ़ोन किया, बताया कि क्या हो रहा है। मुझे लगा कि वह मेरा साथ देगा, मगर उसकी प्रतिक्रिया मुझे चौंका दे गई। उसने कहा, माँ पापा की ज़िंदगी है, अगर उन्हें लगता है कि वह तुम्हारे साथ तो खुश नहीं है तो उन्हें जाने दो। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे बेटे ने मेरा साथ नहीं दिया। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। उन 2 सालों में मैंने फ़र्क महसूस किया। प्रदीप ने वकील रखा, पैसे का दबाव डाला, हर तरह से मुझे कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, मगर मैं डटी रही। मैंने भी वकील रखा, अपने अधिकारों के लिए लड़ी। फाइनली 3 साल पहले तलाक हो गया। मुझे थोड़ा सा गुजारा भत्ता मिला जो मैंने लिया भी नहीं, क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। मेरी नौकरी थी, मेरी सैलरी थी, मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मगर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दुख दे गई वो है सुरेश की प्रतिक्रिया। तलाक के बाद उसने प्रदीप का साथ चुना, वो उन्हीं के साथ रहने लगा। प्रदीप ने तलाक के 6 महीने बाद नीलम से शादी कर ली थी। सुरेश उनके साथ एक नए फ्लैट में रहने लगा और मैं अकेली रह गई, अपनी उसी फ्लैट में जो मेरे माता पिता ने मुझे शादी से पहले गिफ्ट किया था। थेरगांव में एक 1 BHK फ्लैट है। यह फ्लैट सिर्फ मेरे नाम पर था। प्रदीप का इस पर कोई हक नहीं था। तलाक के बाद वह महीने बहुत मुश्किल थे। मैं रोज़ सुबह उठती, ऑफिस जाती, काम करती, शाम को घर लौटती, मगर घर में सन्नाटा होता था, कोई नहीं होता था। जिससे बात करूं, सुरेश ने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया था। कभी कभार फ़ोन आता था, वह भी बस औपचारिकता के लिए। मैं शामों को बालकनी में बैठती, चाय पीती और सोचती कि मेरी ज़िंदगी यहाँ कैसे पहुँच गई। अगर मैंने हार नहीं मानी, मैंने तय किया था कि अपनी ज़िंदगी फिर से बनाऊंगी अपने तरीके से। मैंने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया। मेरी कंपनी ने मेरी अच्छी पहचान थी। मैंने अपने काम में माहिरी दिखाई। क्वालिटी कंट्रोल का काम बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करती है, मगर मैंने कभी गलती नहीं की थी। मुझे सुपरवाइज़र पद मिला। मेरी टीम मुझे सम्मान देती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी ज़िंदगी समझाना शुरू किया। मैंने अपने फाइनेंसेस को संभाला। मेरे पास अच्छी सैलरी थी। मैंने हर महीने पैसे बचाए, एफडी करवाई, LIC की पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। मेरे पास पहले से कुछ बचत थी। मगर तलाक के बाद मैंने ज़्यादा सावधानी से अपने पैसों को मैनेज किया। मैंने खुद अपने पुराने दोस्तों से संपर्क बढ़ाया। सरिता आमरे,
जो मेरी कंपनी में ही काम करती थी, वह मेरी अच्छी दोस्त बन गई। हम साथ लंच करते, कभी कभी शाम को चाय पर मिलते। उसने मेरी बहुत साथ दिया उन दिनों में। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने अपने कॉलेज की दोस्त राधिका की जो फिर से संपर्क किया। राधिका एक वकील थी, कोऑपरेटिव मॉल में उसकी अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस थी। हमने सालों बाद मिलकर बात की। मैंने उसे अपनी स्थिति बताई। उसने कहा, मीना, अगर कभी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि राधिका की यह बात एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल देगी। तलाक के 1 साल बाद प्रदीप और नीलम ने अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी। आदित्य उनके साथ खुश दिख रहा था। मुझे लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, मगर तभी असली खेल शुरू हुआ। एक दिन सुरेश ने मुझे कॉल किया। उसने कहा, माँ, मुझे तुमसे मिलना है, ज़रूरी बात है। मैं खुश हो गई। सोचा कि शायद वह मुझसे मिलने आ रहा है, मगर जब वो आया तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वो सीधे बोला, माँ, पापा को पैसों की ज़रूरत है, बिजनेस में कुछ दिक्कत आ गई है। वो चाहते हैं कि तुम उस पर पुराने जॉइंट प्रॉपर्टी वाले मामले को सेटल कर दो। मैं हैरान रह गई। प्रदीप के पिताजी ने एक छोटी सी जमीन छोड़ी थी पुणे के बाहर। वह प्रदीप और उनके भाई के नाम पर थी, मगर प्रदीप का दावा था कि क्योंकि उस जमीन की देखभाल के लिए मैंने भी कुछ पैसे दिए थे सालों पहले, इसीलिए मेरा भी कुछ हक बनता था। तलाक के वक्त वह मामला अनसुलझा रह गया था। मैंने सुरेश से पूछा, तुम्हारे पापा को मुझसे क्या चाहिए? सुरेश ने कहा, वह चाहते हैं कि तुम उस प्रॉपर्टी पर अपने दावे से हाथ खींच लो। एक पेपर पर साइन कर दो, बदले में तो तुम्हें 5 लाख देंगे। मैंने सोचा कि 5 लाख उस प्रॉपर्टी की असली वैल्यू बहुत कम है, मगर मैंने कहा, मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सुरेश चला गया, मगर उसके जाने के बाद मुझे अजीब सा लगा। उसने मुझसे माँ की तरह बात नहीं की, वो एक डीलर की तरह बात कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में प्रदीप और आदित्य ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया। फ़ोन आते रहे, मैसेज आते रहे, जल्दी फैसला करो, हमें पैसे की ज़रूरत है। मगर मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैं राधिका को फ़ोन किया, उससे पूरी बात की। उसने कहा, मीना, उस प्रॉपर्टी की असली वैल्यू 25 से 30 लाख के बीच है। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी हक बनता है तो 5 लाख में मत बेचो। मैंने तय किया कि मैं इस पर और रिसर्च करूंगी। मैंने पुराने कागजात निकाले, देखा कि मैंने उस प्रॉपर्टी के टैक्स भरने की मदद की थी, मेंटेनेंस के पैसे मैंने ही दिए थे, मेरे पास रसीदें थी, बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत थे। मैंने सब कुछ नोट किया था, मगर मैंने प्रदीप को कुछ नहीं बताया था। मैंने बस इतना कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सोच रही थी कि प्रदीप गुस्सा हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मीना, तुम हमेशा से ही जिद्दी रही हो, बस एक साइन करने के बाद बात है, इतना क्यों सोच रही हूँ? मैंने जवाब नहीं दिया, मगर मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। प्रदीप इतने बेताब क्यों है? फिर एक दिन स्मिता ने मुझे बताया कि उसने प्रदीप को एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ बात करते सुना। स्मिता ने कहा, मीना, मुझे लगता है कि प्रदीप उस जमीन को बेचना चाहते हैं और शायद तुम्हें कम पैसे देकर तुम्हारे हिस्से को खत्म करना चाहते हैं। मुझे सब कुछ समझ आ गया। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, यह मुझे बेवकूफ़ बनाने की साजिश थी। मैंने तय किया कि मैं इस खेल में नहीं फंसूंगी, मगर मैंने चुप रहने का फैसला लिया। मैं देखना चाहती थी कि वो और क्या करते हैं। अगले महीने सुरेश फिर आया। इस बार उसके साथ एक पेपर था। उसने कहा, माँ, यह रखा है, इस पर साइन करो। पापा ने कहा है कि अगर तुम अब भी साइन कर दोगी तो वह तुम्हारे
तुम्हारे 2 लाख और देंगे। मैंने पेपर उठाया, पढ़ने लगी, मगर वह इतनी कानूनी भाषा में लिखा था कि मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मैंने कहा, सुरेश, मुझे यह किसी वकील को दिखाना होगा, मैं बिना समझे साइन नहीं कर सकती। सुरेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, माँ, तुम्हें वकील की क्या ज़रूरत है? यह बस एक फॉर्मेलिटी है। पापा ने सब कुछ ठीक से तैयार करवाया है। मैंने कहा, फिर भी मुझे देखना होगा। सुरेश ने गुस्से में पेपर छीन लिया, कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर पापा बहुत गुस्सा होंगे। वह चला गया, मगर मैं समझ गई थी कि कुछ तो गलत है। मैंने राधिका को बुलाया, उसे सारी बात की। राधिका ने कहा, मीना, तुमने सही किया। ऐसे पेपर पर कभी भी बिना पढ़े साइन मत करना। मैंने तय किया कि अब मैं हर बात को डॉक्यूमेंट्री बना के रखूँगी। मैंने अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चिप लगाई, डाउनलोड किया। अगली बार जब भी प्रदीप या आदित्य मुझसे बात करेंगे तो रिकॉर्ड करूँगी। कुछ दिनों बाद प्रदीप खुद खुद मेरे घर आए। नीलम भी साथ थी। मैं चौंक गई। उन्होंने कभी तलाक के बाद मेरे घर आने की हिम्मत नहीं की थी, मगर उस दिन वह दोनों आए थे। प्रदीप ने कहा, देखो हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम बस यह चाहते हैं कि सब कुछ सुलझ जाए। तुम उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा छोड़ दो। हम तुम्हें 8 लाख देंगे, फाइनल। मैंने पूछा, और अगर मैं नहीं मानी तो? प्रदीप का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, और वहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुमने उस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं डाला, बस कुछ टैक्स भरे हैं, उसे कोई हक नहीं बनता। मैंने शांति से कहा, मैं सोचूंगी। नीलम, जो अब तक चुप थी, उसने कहा, मीना, आप समझदार हैं। प्रदीप जी के साथ लड़ाई करने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप अकेली हैं, उनके पास पैसे हैं, वकील है, आप हार जाएंगी। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा आ गया। अगर मैंने अपने आप को काबू में रखा, मैंने बस इतना कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको जल्दी ही बता दूंगी। वह दोनों चले गए, मगर उस दिन कुछ दिनों के बाद मैंने तय किया कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी। मैंने राधिका को वह रिकॉर्डिंग भेजी। उसने सुनकर कहा, मीना, यह धमकी है और तुम्हारे पास सब सबूत है। मैंने कहा, राधिका, मुझे पूरा मामला समझाना है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या अधिकार है। राधिका ने मुझे पूरी कानूनी स्थिति समझाई। उसने बताया कि अगर मैंने उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में योगदान दिया है तो मेरा हक बनता है, मगर उसे साबित करना होगा। मैंने अपने सभी पुराने बैंक स्टेटमेंट निकाले, रसीदें ढूंढी, सब कुछ राधिका को दिया। राधिका ने केस स्टडी की। उसने कहा, मीना, तुम्हारे पास मजबूत केस है, मगर अगर तुम लड़ना चाहती हो तो तैयार रहो। यह आसान नहीं होगा। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, मगर मैंने अभी कुछ नहीं किया। मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि प्रदीप और आगे क्या कदम उठाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश ने मुझे रोज़ फ़ोन करना शुरू किया। वह कहता, माँ, तुम सोच क्यों रही हो? बस एक साइन की तो बात है। पापा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हर बार टालती रही। मैं कहती, बेटा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मगर सुरेश का व्यवहार धीरे धीरे बदलता गया। वह अब मुझसे प्यार से नहीं बल्कि गुस्से से बात करने लगा। एक दिन उसने कहा, माँ, तुम हमेशा से ही जिद्दी रही हो, इसीलिए पापा ने तुम्हें छोड़ा। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस फ़ोन काट दिया। फिर एक दिन जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पता चला कि प्रदीप ने मेरे खिलाफ एक केस फाइल किया गया है। उन्होंने दावा किया गया है कि उन्हें परेशान कर रही हूँ, कि मैं उनके बिजनेस में रुकावट डाल रही हूँ। मुझे कोर्ट का नोटिस मिला। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो बस अपने अधिकारों की रक्षा कर रही थी, मगर उन्होंने मुझ पर झूठा केस लगा दिया। मैंने तुरंत राधिका को फ़ोन किया। वो गुस्से में थी। उसने कहा, मीना, यह बिल्कुल गलत है। वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर घबराओ मत, हर इसका जवाब देंगे।
राधिका ने मेरी तरफ ऐसे जवाब दाखिल किया। हमने सभी सबूत कोर्ट में पेश किए, रिकॉर्डिंग भी। कोर्ट ने प्रदीप के केस को कमज़ोर पाया, मगर केस चलता रहा। उन दिनों में मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तरफ ऑफिस का काम, दूसरी तरफ कोर्ट में के चक्कर। मगर मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं हर सुनवाई में गई, हर पेपर पर ध्यान दिया। मगर सबसे बुरा तब लगा जब सुरेश ने मुझे फ़ोन किया और कहा, माँ तुम कोर्ट में पापा के खिलाफ क्यों लड़ रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा, सुरेश मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझ पर झूठा केस लगाया है। सुरेश ने कहा, पापा झूठ नहीं बोलते, तुम ज़िद्दी हो और अब तुम हमें परेशान कर रही हो। मैंने कहा, बेटा तुम्हें सच पता है? तुम जानते हो कि मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ। मगर सुरेश नहीं माना। उसने कहा, माँ अगर तुम यह केस नहीं छोड़ोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और फिर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद महीनों तक उसने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। मैं रोज़ रात को अपनी होम ऑफिस की डेस्क पर बैठती, पुराने कागजात देखती, सुरेश की बचपन की तस्वीरें देखती और सोचती कि वहाँ कहाँ गलती हो गई, कैसे मेरा बेटा मुझसे इतना दूर हो गया। मगर फिर मैं अपने आप को संभालती। मुझे याद आता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपने हक की रक्षा कर रही हूँ। कोर्ट्स में केस चलता रहा। 6 महीने बीत गए, तारीख पर तारीख मिलती गई, मगर मैं हर बार गई। मैंने हार नहीं मानी। फिर एक दिन कोर्ट ने प्रदीप के केस को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि प्रदीप के पास कोई सबूत नहीं है कि मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ। उल्टा जो रिकॉर्डिंग मैंने पेश की उसके साफ जाहिर होता है कि मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैंने राहत की सांस ली, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। अब असली मामला आया प्रॉपर्टी का। राधिका ने मेरी तरफ से एक केस फाइल किया। हमने दावा किया कि मेरा उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है। हमने सभी सबूत पेश किए, बैंक स्टेटमेंट, रसीदें, सब कुछ। प्रदीप के वकील ने कहा कि यह सबूत काफ़ी नहीं है, मगर राधिका ने बहुत अच्छी तरह से केस लड़ा। उसने साबित किया कि मैंने न सिर्फ टैक्स भरे बल्कि उस प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में भी मेरा योगदान है। केस चलता रहा। 1 साल बीत गया, मगर मैं हिम्मत नहीं हारी। इस बीच सुरेश ने मुझसे बिल्कुल संपर्क बंद कर दिया था। उसने मेरे जन्मदिन पर भी फ़ोन नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं समझ रही थी कि वह प्रदीप के प्रभाव में है। फिर एक दिन मुझे पता चला कि सुरेश की शादी तय हो गई है। मुझे किसी रिश्तेदार ने बताया। सुरेश ने खुद मुझे नहीं बताया। मेरा दिल टूट गया। मेरे अपने बेटे की शादी हो रही है और उसने मुझे खबर तक नहीं की। मैंने सुरेश को फ़ोन किया। बहुत मुश्किलों से उसने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, सुरेश मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, क्या यह सच है? सुरेश ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ। मैंने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सुरेश ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आना चाहिए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी शादी में मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? सुरेश ने कहा, माँ तुम पापा के खिलाफ लड़ रही हो, तुम हमें परेशान कर रही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी में कोई तनाव हो। मैं कुछ नहीं बोल पाई, आंसू बह रहे थे। मैंने फ़ोन काट दिया। उस रात मैं अपने डेस्क पर बैठी रही, सोचती रही कि कैसे मेरा बेटा इतना बदल गया है, कैसे वह मुझसे इतनी नफरत करने लगा है। मगर फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने तय किया कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए। सुरेश की शादी हुई। मुझे न्योता नहीं मिला। मैं घर पर अकेले बैठी रही। उस दिन मैंने बहुत रोया, मगर फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और मैंने तय किया कि अब मैं और मजबूत बनूंगी। शादी के कुछ महीनों बाद सुरेश और उसकी पत्नी प्रदीप और नीलम के साथ रहने लगे। मुझे रिश्तेदारों से पता चलता था कि वह सब कैसे है, मगर किसी ने मुझे सीधे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन जो हुआ वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरे पिताजी की मृत्यु की बरसी थी। हर साल मैं एक छोटा सा पूजा पाठ रखती थी। उस दिन भी मैंने रखा था। मैंने सोचा कि शायद सुरेश आएगा। मैंने उसे मैसेज भेजा, कहा, बेटा आज तुम्हारे नाना की बरसी है, प्लीज़ आ जाओ। सुरेश ने जवाब दिया, मैं नहीं आ सकता, मैं व्यस्त हूँ। मैंने फिर मैसेज किया,
बेटा, यह तुम्हारे नाना की बरसी है, प्लीज़। इस बार सुरेश का जवाब आया और जवाब ने मेरी जान ले ली। उसने लिखा, माँ, मैं नहीं आऊँगा, और सच कहूँ तो मुझे खुशी है कि पापा ने तुम्हें छोड़ा। उन्हें तुमसे कोई बेहतर मिल गई है। नीलम आंटी तुमसे 1000 गुना अच्छी है। वो पापा का ख्याल रखती है। तुम तो हमेशा ऐसे ही बोरिंग और ज़िद्दी रही हो। मैं उस मैसेज का बार बार पढ़ती रही। मेरे हाथ काँप रहे थे, मेरे आंसू बह रहे थे। मगर फिर कुछ अजीब हुआ। मेरे अंदर गुस्सा नहीं आया, दुख नहीं हुआ, बल्कि एक शांति आ गई, एक स्पष्टता आ गई। मैंने सुरेश को वापस मैसेज किया, बस 3 शब्द, तुम सही हो बेटे, और फिर मैंने अपना फ़ोन रख दिया। मैं बालकनी में आई। मैंने अपनी चाय पी और मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया। मैंने राधिका को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, अब मैं तैयार हूँ, जो भी करना हो करो, मैं अब किसी से नहीं डरती। राधिका ने कहा, मीना क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, मैं पहली बार ठीक हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी स्थिति कितनी खराब थी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे इन सब का हिसाब चुकाऊंगी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मगर उन्हें क्या पता था कि पिछले 2 सालों में मैंने क्या क्या किया था। जब प्रदीप और सुरेश मुझ पर दबाव डाल रहे थे शुरू किया था, तब से मैं चुपचाप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट्री कर रही थी। हर फ़ोन कॉल, हर मैसेज, हर मीटिंग, मेरे पास सब कुछ था। मैंने ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की थी, बल्कि मैंने हर कागज़ की फ़ोटो कॉपी बनाई थी। हर बैंक ट्रांजैक्शन को नोट किया था। मैंने एक डायरी रखी थी जिससे मैंने हर घटका, हर तारीख, हर बातचीत को लिखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने स्मिता की मदद से प्रदीप के बिजनेस के बारे में भी जानकारी जुटाई थी। मुझे पता चला था कि प्रदीप का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा कि जितना वह दिखाते हैं। उन पर काफ़ी कर्ज हुआ है और वह उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने कर्ज चुकाना चाहते हैं। मुझे यह भी पता चला कि प्रदीप ने कुछ बैंकों से लोन भी ले लिया है, झूठे कागजात बनाए हैं। उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा दिखाई थी और नीलम, जो उनके अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट में थी, उसने इन सब कामों में उसकी मदद की थी। स्मिता ने मुझे यह सब जानकारी दी। उसने एक दोस्त ने जो भी बैंक में काम करता था, जहां प्रदीप ने लोन लिया था, उसे कुछ संकेत दिए। मैंने सब कुछ नोट किया। मैंने राधिका को सब बताया। उसने कहा, मीना, यह बहुत बड़ी बात है। अगर प्रदीप ने झूठे कागजात बनाए हैं तो यह फ्रॉड है, उन पर केस हो जाएगा। मगर मैंने कहा, अभी नहीं, अभी मैं इंतज़ार करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वह और क्या करते हैं। सुरेश ने उस मैसेज के बाद मैंने तय किया कि अब वक्त आ गया है। मैंने राधिका से कहा, अब शुरू करो। राधिका ने पहले प्रॉपर्टी के मामले को तेजी से आगे बढ़ाया। हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की कि प्रदीप उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए कोर्ट ने उस पर स्टे लगाना चाहा। हमने सभी सबूत पेश किए, रिकॉर्डिंग जिसमें प्रदीप मुझ पर दबाव डाल रहे थे, प्रॉपर्टी डीलर के साथ उनकी बातचीत की जानकारी। कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली। उस प्रॉपर्टी पर स्टे ऑन ऑर्डर लग गया। प्रदीप अब उसे बेच नहीं सकते थे, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। राधिका ने फिर एक और केस फाइल किया, प्रदीप ने बैंक फ्रॉड के बारे में। हमने जो जानकारी जुटाई थी वह सब बैंक को भेजी। बैंक ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने प्रदीप को अकाउंट को फ्रीज कर दिया और उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। मैंने यह भी किया कि मैंने अपने उस पुराने फ्लैट के पेपर्स भी चेक करवाए जो प्रदीप और मैं साथ में रहते थे। मुझे पता चला कि वह फ्लैट भी जॉइंट नाम पर था। तलाक के वक्त मुझे उस फ्लैट में से अपना हिस्सा नहीं मिला था क्योंकि मैं जल्दी में थी और मैं अब बस उस रिश्ते से बेहतर बाहर निकलना चाहती थी। मगर अब मैंने उस फ्लैट के लिए भी केस फाइल कर दिया। मैंने दावा किया कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। 3 केस एक साथ, प्रॉपर्टी, बैंक फ्रॉड और फ्लैट के बारे में। प्रदीप घबरा गए। उन्होंने समझ आ रहा था कि उन्होंने अपने वकील को बुलाया
मगर इतने सारे केस एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने एक और काम किया। मैंने प्रदीप को ऑफिस में जहाँ नीलम काम करती थी वहाँ के एचआर को एक एनोनिमस लेटर भेजा। उसे लेटर में मैंने लिखा था कि नीलम ने फ्रॉड में मदद की है, कंपनी के कागजातों में हेराफेरी की है, कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और अब उन्हें सच पता चला कि उन्होंने नीलम को सस्पेंड कर दिया। अब प्रदीप के घर में भी तनाव बढ़ने लगा। नीलम प्रदीप पर चिल्लाई, कहती तुमने मुझ पर मुसीबत में डाल दिया, तुम्हारी पुरानी बीवी ने हम पर केस कर दिया है। सुरेश भी परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ कैसे बिगड़ रहा है। लेकिन मैं हारी नहीं, मैं अपनी इज्जत वापस लेकर ही रहूँगी, ऐसा मैंने ठान लिया था। मैंने मेरे सारे केस जारी रखे। एक के बाद एक सुरेश और उसके पापा को सदमा लग गया। प्रदीप और नीलम दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो गई। वो तो जेल चले गए क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किया था। दस्तावेजों के कारण बहुत गड़बड़ी के कारोबार थे उनके। हर चीज़ को नोट करो, हर बात को रिकॉर्ड करो, क्योंकि वही तुम्हारे सबूत बनेंगे जब वक्त आएगा। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि इज्जत और सम्मान पैसों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहती तो उस 5 लाख ले सकती थी और चुप हो सकती थी, मगर मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं चाहती थी कि सच सबके सामने आए, कि लोगों को भी पता चले कि किसने गलत किया है। आज जब मैं सड़क पर चलती हूँ तो लोग मुझे सम्मान से देखते हैं। वह जानते हैं कि मैंने अपने लिए लड़ाई लड़ी और जीती। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी ऐसी किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो याद रखिए, सब्र और रणनीति से हर लड़ाई जीती जा सकती है। धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरे सामने अभी भी एक लंबा सफ़र है। शायद सुरेश और मेरा रिश्ता पूरी तरह ठीक हो जाए, शायद नहीं, मगर मैं अब अपनी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करने दूंगी। मैं अपने लिए ही जी रही हूँ, अपनी शर्तों पर, अपनी इज्जत के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अब बहुत खुश हूँ, मैं किसी के पीछे भाग नहीं रही हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।